नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 8 मेन पॉइंट्स के बारे में, जिनके बारे में आपने हमें कमेंट्स में पूछा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है 3 वीक रोस्टर। कमेंट्स में पूछा गया है कि 3 वीक रोस्टर क्या है, कैसे काम करता है, आप इसको क्लैरिफाई करिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जैसे कुछ जोन्स रहते हैं, उनमें कुछ डिविजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे, या सारे भी हो सकते हैं, जहाँ पे ब्रांच लाइंस रहती है। ट्रैवलिंग आपको हेडक्वार्टर से मशीन जाने में बहुत टाइम लग जाता है, या सूटेबल ट्रेन्स नहीं रहती है। तो ऐसा रहता है कि आपको जैसे कि 19 दिन काम करना होता है मशीन पे इस 3 वीक रोस्टर में। तो आप 1 तारीख को DHQ गए, हेडक्वार्टर गए, वहाँ आपको बताया गया कि आपको कल इस मशीन पे यहाँ पे जाना है। तो आपने अपनी जर्नी प्लान किया, आपने अपना पास लिया। फिर आप 2 तारीख को डी जर्नी में रहते हैं। डी बाई जर्नी मतलब आप जर्नी करते हैं और शाम को वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तीसरी तारीख से आपके वो वर्किंग डेज जो 19 दिन रहते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। वहाँ से लेके 19 दिन तक आपको मशीन पे कंटिन्यूस काम करना रहता है। 8 घंटे की ड्यूटी रहती है और 1 घंटा बीच में आपको मतलब लंच टाइम उसी के बीच में कर लेना होता है। जो ब्लॉक का जो है ना, ब्लॉक नहीं हैम्पर होना चाहिए, उस हिसाब से आप अपना 1 घंटे कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल 9 घंटे की ड्यूटी होती है। 1 घंटा आप लंच वगैरह कर लें या रेस्ट मान लीजिए बीच में, और उसके बाद आपका शाम को स्टेबल होने के बाद मशीन आप फ्री हो जाते हैं। तो 19 दिन आपको कंटिन्यूस काम करना होता है। उसके बाद अगले दिन आपको डी जर्नी करके वापस हेडक्वार्टर में आना होता है। उसके बाद अगले दिन हेडक्वार्टर लगता है आपका। तो DHQ, फिर डी जर्नी, फिर 19 दिन लगातार आपको मशीन पे काम करना है। फिर उसके बाद फिर डी जर्नी वापस आने के लिए हेडक्वार्टर, और उसके बाद फिर DHQ। तो 19 + 4 दिन ये हो गए, 23 दिन ये हो गए। और उसके बाद आपको 7 दिन कंटिन्यूस हेडक्वार्टर में रेस्ट करना होता है, जो कि आपका रेस्ट पीरियड रहता है। आप हेडक्वार्टर में रुक के रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको उस दौरान घर जाना है तो विथ परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आप घर पे जा सकते हैं। अगर आपको वो परमिट करते हैं तो आप बेसिक घर जा सकते हैं, अन्यथा आप अपनी कोई छुट्टी ऐड करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेके आप घर जा सकते हैं। तो ये जो आपको काम ऐसे करना होता है। तो आपका 19 दिन मशीन पे रहा, 2 दिन जर्नी के और 2 DHQ और 7 दिन कंटिन्यूस रेस्ट इसमें आता है। अगर 19 दिन के बाद कुछ एक्सेस सर्कमस्टांसेस हुए, इमरजेंसी हुई, कुछ प्रॉब्लम हुई, या स्टाफ शॉर्टेज, या कुछ भी हुआ कि आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ ADN या एक्शन आपको अप्रूवल या इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप रेस्ट मत करिए, आप ड्यूटी कंटिन्यू कीजिए, तभी आपको 19 दिन के बाद ड्यूटी कंटिन्यू करनी है। और करने के बाद अगर आप 1 से 3 दिन तक एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आपको 1 CR एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप 4 से लेकर 7 दिन एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आपको 2 CR, 8 दिन से लेकर 9 दिन एक्स्ट्रा काम करते हैं तो 3 CR फिर से मिलेंगे। 10 से 14 दिन तक अगर आपने एक्स्ट्रा काम किया तो आपको 4 CR मिलेंगे। इन बिटवीन जब आप काम कर रहे हैं, अगर आप CL लेते हैं तो आपका जो वर्किंग पीरियड है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप LAP लेते हैं, जैसे कि आपने 2 दिन का LAP लिया, 10 दिन काम किया, 2 दिन LAP लिया, ठीक है, उसके बाद 9 दिन और आपको काम करना था, तो वापस आके आपको वो 9 दिन का मतलब वो जो 2 दिन आप बाहर गए उतना एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। मतलब टोटल आपको वर्किंग डेज 19 करके फिर ही आपको रेस्ट पे हेडक्वार्टर जाना है। लगभग सभी जोन्स में ये ड्यूटी रोस्टर लागू हो गया है। WR में लागू नहीं हुआ है, CR में भी लागू है पार्शियली। कुछ जोन्स और भी हैं, 1-2 जोन जिनमें अभी लागू नहीं हुआ है, बाकी काफ़ी जगह ये लागू हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा ट्रेनिंग ऑफ JESSC जो इनिशियल में आते हैं उनकी क्या रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 6 महीने की जो आपकी इनिशियल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग जो रहती है, वो इंडियन रेलवे ट्रैक मशीन ट्रेनिंग सेंटर
प्रयागराज में होती है। 6 महीने आपको वहाँ पे टेक्निकली, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, बेसिक ऑफ इनका बताया जाता है, फिर एडवांस तक वो आपको बताते हैं। वहाँ पे आपका एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम की मार्क्स के हिसाब से आपकी सीनियरिटी यहाँ पे बनती है। जब आप वहाँ से एग्ज़ाम दे के आपकी, जैसे आप 10 लोग गए, 10 लोग में जो मार्क्स की सीनियर मेरिट रहेगी वही यहाँ पे 10 लोगों के आके सीनियरिटी बन जाएगी। तो जो अच्छे मार्क्स लाएगा वो यहाँ पे सीनियर रहेगा। तो ऐसा आपका इनिशियल के केस में होता है। 6 महीने की ट्रेनिंग प्रयागराज होने के बाद 3 वीक की आपकी जोनल ट्रेनिंग सेंटरों में होती है, जहाँ पे आपको सिग्नल के बारे में, ब्लॉक प्रोटेक्शन कैसे, क्या अथॉरिटीज़ पे आपको ब्लॉक लेना है, क्लियर करना है, किस सिचुएशन में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए, देने चाहिए, किस तरह आपको ये सब ऑपरेशन करना है, ड्राइव करते टाइम क्या क्या ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे बताई जाएगी। GNSR पढ़ाया जाएगा, एक्सीडेंट मैनुअल्स, काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ाई जाती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो है 6 महीने वो और 3 वीक जो 18 दिन की, 18 वर्किंग डेज की ये जोनल ट्रेनिंग सेंटर की जो ट्रेनिंग रहती है, उसके बाद आपको मशीन पे भेज दिया जाता है, जहाँ पे आपकी फील्ड ट्रेनिंग करवाई जाती है। मशीन पे आप फील्ड में सीखते हो, प्रैक्टिकली फेलियर्स आ रहे हैं। तो ये सब आपका 1 साल का रहता है। उसके बाद आपको पोस्टिंग दे दी जाती है। पोस्टिंग के केस में कभी कभी ऐसा होता है कि जिस डिवीज़न में आपको ट्रेनिंग देने के लिए आप अप्रेंटिस जेई के रूप में जाते हैं, वहाँ पे आपकी परमानेंट पोस्टिंग भी दे दी जाती है, फाइनल पोस्टिंग जिसको बोलते हैं। अदरवाइज़ कभी कभी ऐसा देखा गया है कि स्टाफ वैकेंट है किसी और डिवीज़न में, तो वहाँ भी आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं फाइनल पोस्टिंग में। तो ऐसा भी होता है। सैलरी इन हैंड की बात करूँ तो जब आप 1 साल में ट्रेनिंग पीरियड में अप्रेंटिस जेई रहते हैं, तब आपका बेसिक रहेगा इनिशियल 35,400, लेवल 6 ग्रेड पे 4200। तो 35,400 आपका बेसिक रहेगा। उसके ऊपर आपका डीए, जो अभी की रेट है 55%, मतलब डीए हो गया आपका 35,400 और उसका 55% आपको अलग से मिलेगा डीए। तो इसका टोटल अमाउंट जो आपको ट्रेनिंग में मिलेगा अभी के डीए रेट से, वो है 54,870 रुपये पर मंथ। ठीक है। इसके अलावा आपका कोई डिडक्शन नहीं होता है। जैसे कि आपने कमेंट्स में पूछा है कि क्या क्या डिडक्शन होता है, इन हैंड सैलरी कितना आता है। अगर जैसे कि आप कोच में रुक रहे हैं, तो वहाँ पे जो खाने पीने का जो सामान लाना है वो सब आपका पर्सनल रहता है। इसमें इससे कोई लेना देना नहीं रहता है उसका। जैसे कि आप 10 लोग कोच में रह रहे हैं, 4 हेल्पर है, 4 टेक्नीशियन हैं, 2 सुपरवाइज़र हैं, तो आपका सबका कंट्रीब्यूशन मिलके आप सामान लाएंगे, सब्जी, आटा, दाल, लास्ट में पर डाइट आप चार्ट निकाल लेंगे। जिसने जितनी डाइट खाई है उसका चार्ज उतना लग जाएगा। तो ऐसे ये खर्चा रहता है। और ट्रेनिंग पीरियड के बाद क्या होता है कि आपका टीए आना चालू हो जाता है, एचआरए और टीपीटीए, ये सब चालू हो जाता है। जो भत्ते बोलते हैं जैसे, वो भत्ते चालू हो जाते हैं। कुछ जोन्स में ट्रेनिंग के टाइम टीए दिया गया है। जैसे हम WR CR में, तो वहाँ पे हमें ट्रेनिंग के टाइम ट्रैवलिंग अलाउंस, जिसे डेली अलाउंस बोलते हैं, जो 1000 रुपीज़ पर डे है, अगर आप 12 घंटे से ज़्यादा हेडक्वार्टर से बाहर रहते हैं, तो वो हमें नहीं दिया जाता था। तो आपके जोन में अगर जैसे NR में है तो वहाँ पे मिलता है, तो वहाँ अगर होंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है। सैलरी के लिए एक वीडियो अलग से भी मैंने बना रखा है पहले कि ये कैसे कैलकुलेशन होता है, बेसिक डीए, एचआरए, टीपीटीए, तो ये सब आपका रहेगा। अब चौथे पॉइंट्स पे हम लोग बात करें माइंडसेट। तो एक भाई ने कमेंट किया है कि एसी नहीं चल रहा है, फिर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो इसके पीछे जो एक कहानी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब हमें लगता है कि हम कोई भी जगह, कोई भी सिचुएशन में जॉब कर लेंगे, बस पैसा होना चाहिए, सोसाइटी में एक वो बनेगा। परंतु जब हम इस जॉब में आ जाते हैं, तब हमारी ऐसी इच्छा रहती है कि हमें एक स्टेबल जॉब चाहिए, हमारा एक चेम्बर हो, एक फ़िक्स टाइम हो, उस टाइम हम लंच करें, सुबह हम लोग जाएँ फ़िक्स टाइम पे आएँ, ताकि हम फैमिली को टाइम दे पाएँ, अपनी बॉडी को, अगर आपकी हॉबी है, आप जिम विम करते हैं,
तो उसके लिए आपको एक फ़िक्स टाइम तो चाहिए जाने के लिए और आने के लिए घर पे, तो वो इस जॉब में नहीं मिल पाता है। और फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये पैसा कमा रहा हूँ किस काम का, जब तक मैं ढंग से खाना नहीं खा पा रहा हूँ या फिर एक अच्छी जगह नहीं रह पा रहा हूँ, मतलब मुझे एकदम गर्मी में रहना पड़ रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें। आपको लगता है कि आपको एकदम मतलब ऐसे स्टेशन एकदम अलग एरिया में आप रह रहे हो 20-20 दिन, फिर आप बाहर वापस घर आ रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब 20 दिन में बोर हो जा रहा हूँ, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए। तो उस टाइप का माइंडसेट अगर रखते हैं तो फिर दिक्कत आती है, क्योंकि जॉब से पहले हम लोग तैयार होते हैं कि हमें सिर्फ जॉब करनी है, फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसफ़र ढूंढने लगते हैं, हम सोचते हैं कि ऑफिस जॉब मिल जाए, या फिर ऐसा होता है काफ़ी बार। तो आफ्टर जॉब क्या होता है, हमें लगता है कि हमें स्टेबल जॉब चाहिए, फिक्स वर्किंग आवर्स चाहिए, गुड अम्यूनिटीज़ हो, जैसे हम लोग पास में जाएं तो अच्छे सिनेमा वगैरह हो, या फिर मतलब ऐसे घूमने की चीज़ें हों, अच्छा खाना मिले, एंटरटेनमेंट हो। फिर ट्रांसफ़र मांगने लगते हैं हम कि यार यहाँ पे तो दूसरा अजीब सा जगह है, यहाँ पे खाना अच्छा नहीं मिलता है, यहाँ पे मीठा मिलता है खाना, यहाँ पे स्पाइसी मिलता है, यहाँ पे नॉर्थ स्टाइल का नहीं है, यहाँ पे साउथ स्टाइल का नहीं है। तो ये सब चीज़ें होने लगती हैं। फिर जब आप ब्लॉक करते हैं दोपहर में, मशीन फेल होती है, बहुत मतलब हाइड्रोलिक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत धूप हो रही है, गर्मी हो रही है। नाइट में आप काम कर रहे हैं, जब सर्दियों में सब लोग खा पी के सो रहे होते हैं, तब आप मतलब जग रहे होते हैं, पूरी रात आप काम कर रहे होते हैं, तो उस टाइम आपको लगता है कि यार क्या है ये, क्यों है ये। तो ये सब माइंडसेट अगर आप रेडी हैं कि हाँ मैं सब कर सकता हूँ तो बेटर है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये चीज़ गंदी है, लेकिन मतलब गंदी की का मतलब कि ये बुरी है। अगर आपका माइंडसेट है कि मैं कर लूँगा तो दैट्स बहुत अच्छा है। ये तो ऐसा नहीं है कि जॉब बुरी है, जॉब बहुत अच्छी है जॉब, बट हमें ये चीज़ें समझनी होगी कि ये सब चीज़ें ऐसे काम करती है। ये माइंडसेट ऐसा चेंज हो जाता है जॉब मिलने के बाद काफ़ी ज़्यादा। 5वां पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ALP वर्सेस TMC JEE। ALP में ऐसा, ALP और JEE की सैलरी लगभग सेम सी ही रहती है, क्योंकि वहाँ पे उनको माइलेज वगैरह 2-3 चीज़ें अलाउंस अच्छे से मिल जाते हैं, तो सैलरी JEE के बराबर ही हो जाती है लगभग। परंतु उनका भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उनके जो जॉब है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स है। जैसे ट्रैक पे काफ़ी लोग कट जाते हैं, कहने का मतलब बहुत सारे रन ओवर्स होते हैं। कभी मतलब वो देखने की हैबिट होगी आप, मतलब हैबिट होनी चाहिए फिर आपको, मतलब वो आप उतना सह पाओ। कैटल रन ओवर हो रहा है, गाय भैंस बकरी ये सब कुत्ते ये सब कट जाते हैं, स्पीड से दिखते नहीं है। कई बार लोग भी हो जाता है, मतलब लोगों का भी रन ओवर हो जाता है क्राउड वगैरह में कुछ केसेस में। तो उस सब को झेलने के लिए आपको डेली रेडी होना पड़ता है, जो कि मुझे लगता है बहुत टफ है। सब लोग करते हैं, वो बहुत मतलब ब्रेव हैं कि वो लोग मतलब ये सब कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत टफ है कि आप डेली रन ओवर देख रहे हैं। कैटल रन ओवर हो रहा है, कैटल रन ओवर हो गया, वो इंजन के नीचे फंसा है, फिर आप उसको निकाल रहे हैं, मतलब ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ती है। एक सिग्नल अगर आपने गलती से छोड़ दिया तो चार्जशीट मिल जाती है, डिसमिस हो जाते हैं। छोटी सी मिस्टेक पे आप लोग घर जा सकते हैं। ALP में 8 घंटे की कंटिन्यूस आप JEE में रहेंगे तो आपको मतलब मैक्सिमम पूरे एक दिन में आपको 1 घंटा या 2 घंटा ड्राइव करना होगा, फिर 1-2 घंटे वर्किंग करना होगा, 2-3 घंटे। लेकिन इसमें ALP में ऐसा है कि आपको 8 घंटे ड्राइव ही करते जाना है, सिग्नल देखना है, एकदम अलर्ट होकर आपको सिग्नल देखते ही रहना। एक भी सिग्नल छूटा या कुछ मिस्टेक हुआ तो प्रॉब्लम हो जाती है। और ड्यूटी के दौरान बिल्कुल भी फ़ोन यूज नहीं कर सकते हैं आप। कैमराज है, कैब्स में कैमरे लगे हुए हैं, और बैग में आपको फ़ोन रखना है स्विच ऑफ करके, आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। एक्सट्रीम इमरजेंसी में ही, जिस कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम होगी तभी आप फ़ोन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये है कि JEE की जॉब ALP से बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। बाकी आपके विवेक पे डिपेंड करता है कि आप कितने ब्रेव हैं, ये सब सहन कर लेंगे, आप इतने अलर्ट रहने के लिए तैयार हैं कि आप 8 घंटे बिल्कुल अलर्ट रहें, ऐसे सिग्नल देखते रहें, तो आप ALP के लिए जा सकते हैं। डेली CRO हो रहे, कैटल रन ओवर हो रहा है, फंस गया है इंजन में, तो ये सब चीज़ें मतलब ये सर्कमस्टांसेस मुझे लगता है कि टफ है थोड़ा। बाकी टेक्निकली आप अच्छे हैं तो आप JEE में जाइए। अब उसके बाद 6th पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि कुछ भाई ने कमेंट किया है कि घर जा सकते हैं क्या 7 दिन के रेस्ट पे।
हाँ बिल्कुल, अगर आपका घर DHQ में है, हेडक्वार्टर में है, तब हेडक्वार्टर में रहिए, 7 दिन बिल्कुल घर रहिए, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आपको, जैसे आप कहीं दूर जा रहे हैं 200-300 किलोमीटर, 100-250 जो भी है, हेडक्वार्टर लीव कर रहे हैं, तो आपको हेडक्वार्टर लीव करने की परमिशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेनी होगी, आपके इमीडिएट सुपरवाइजर से आपको लेनी होगी, एक्सचेंज से लेनी होगी। जैसा जहाँ का रूल रहेगा उस हिसाब से आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद बात करें हम छुट्टियों के बारे में, तो छुट्टियों का मतलब है कि यहाँ पे 10 कैजुअल लीव मिलती है कि आप 10 छुट्टियाँ ले सकते हैं जो लैप्स हो जाती हैं। 10 लीव पर ईयर मिलती है आपको, आप नहीं लेंगे तो लैप्स हो जाएगी। उसके बाद है 30 दिन की छुट्टी मिलती है LAP, लीव ऑन एवरेज पे, जो कि आपकी एक्यूमुलेट होती रहती है हर साल। 30 छुट्टी हर साल आपकी क्रेडिट होती है, आप उन्हें यूज़ करें, नहीं यूज़ करेंगे तो एक्यूमुलेट होती रहेगी और आप ये 300 छुट्टी तक इकट्ठी कर सकते हैं। उसके बाद आप रिटायरमेंट के टाइम इनको इनकेश करवा सकते हैं, उतनी अटेंडेंस का पैसा आपको मिल जाएगा। लास्ट का जो बेसिक रहेगा उस बेसिक के हिसाब से आपको पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद बात करूं 20 डे की आपको LHAP मिलती है, जो आप इल वगैरह होते हैं, मतलब सिक वगैरह में जाते हैं, तब आपकी 20 दिन की हाफ एवरेज पे, मतलब अगर आप 20 दिन छुट्टी लेते हैं तो 20 दिन का जो पे रहेगा वो आधा पे आपको मिलेगा। अगर आप कम्यूट करवा देते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पे, जैसे आपने 10 दिन मेडिकल लीव पर रहे पर आप उनको कम्यूट करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट तो देना ही था, बट साथ में उनको एक एप्लीकेशन लिख के देनी पड़ेगी कि आप 20 छुट्टियों, ये जो 10 छुट्टियाँ हैं इनको कम्यूट करके मेरी 20 छुट्टियाँ यहाँ पे लगा दी जाए, तो आपका पेमेंट इफेक्ट नहीं होगा। स्टडी लीव की बात करूँ तो यहाँ पे 2 साल की स्टडी लीव मिलती है, परंतु ये 5 साल के बाद ही मिलती है। और ये जो है रेलवे से रिलेटेड कोई अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं जो रेलवे में आपकी जॉब को काम आने वाली है, तभी आपको छुट्टी मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती। ये छुट्टी आप 2 साल तक ले सकते हैं। उसके बाद आप पैटर्निटी लीव 15 दिन, मैटरनिटी लीव 180 जो आप गर्ल्स को या लेडीज़ को मिलती है, चाइल्ड केयर लीव 730 दिन की मिलती है। स्पेशल कैजुअल लीव आप यूनियन वगैरह की मीटिंग्स, क्रिकेट, ब्लड डोनेशन वगैरह में जाते हैं तो आपको वोटिंग वगैरह इन सब में आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। ठीक है, तो ये सब छुट्टियाँ थी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली जो आपका प्रोसेस है वो कैसा रहेगा रिक्रूटमेंट का, मतलब जैसा हमारा हुआ है वही प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आपका CBT 1 हुआ होगा, फिर उसके बाद CBT 2 जहाँ पे 100 टेक्निकल और 50 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपका DV और मेडिकल के लिए नाम आएगा, फिर आपको वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। जैसे आप अगर आपने मुंबई या CR भरा है, आपको CR या मुंबई, मतलब मुंबई जोन भरा है तो आपका कहीं पे भी आ जाएगा, मतलब मुंबई सेंट्रल में आ जाएगा कुछ लोगों का। फिर आप वहाँ पे अपना DV करवाएंगे, DV करवाने के बाद आपको भेजा जाएगा कि आप मेडिकल करवाइए, पुणे, जगजीवन, जहाँ भी आपको भेजा जाएगा आपको वहाँ पे मेडिकल करवाना है। मेडिकल में मेनली क्या होता है, यूरिन टेस्ट होता है, फिर मेन तो जो रहता है ना वो आइज़ का रहता है। आइज़ का वो चेक करते हैं कि आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, या फिर आपका जो है आपको प्रॉपर विजन है, 6/6 है कि नहीं है। फिर ये काफ़ी चीज़ें वो टेस्ट करते हैं, मेनली कलर ब्लाइंडनेस, कितनी डिस्टेंस से देख पा रहे हो, तो वो सब आपका चेक किया जाता है। और उसके बाद ये जो होता है हाइड्रोसिल वगैरह का टेस्ट भी किया जाता है, शुगर, ये नॉर्मल जो टेस्ट वगैरह किए जाते हैं। ECG भी कुछ जगह किया जाता है। तो एकदम वेरीफाई करने के बाद मेनली जो आपका रहता है वो A3 रहेगा, इसमें A3 स्टैंडर्ड रहता है। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा तो आपको ट्रैक मशीन मिलेगा। ठीक है, और मेडिकल होने के बाद आप फाइनल पैनल का वेट कीजिए। फाइनल पैनल में आपको जोन तो जनरली जैसे मुंबई भरा है तो WR CR कोई एक मिलेगा, तो वो डिसाइड हो जाता है कि कौन सा मिलेगा। फिर उसमें भी आपको ट्रैक मशीन, TRD, मैकेनिकल, फिर ये जनरल सर्विसेज, वर्कशॉप, EMU, TRS, TRD, सिग्नल, SNT, टेलीकम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है, और ट्रैक मशीन, अगर आप सिविल से हैं तो PV,
परमानेंट वे मिलता है, ब्रिज वर्क्स ये सब मिलते हैं परमानेंट वे, अगर सिविल से हैं आप तो ये सब डिपार्टमेंट आपको अलॉट हो जाते हैं। उसके बाद आपके पर्सनल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर से या पर्सनल डिपार्टमेंट से आपको ज्वाइनिंग लेटर जाता है, फिर आप आके ज्वाइन करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट लेके आते हैं बनवा के और ज्वाइनिंग करते हैं। ज्वाइन होने के बाद आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है, 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहती है। उसके बाद आपकी फाइनल पोस्टिंग हो जाती है और आप अपना काम करने लग जाते हैं। तो ये था आपके 8 सवाल जो मैंने मेरी तरफ से आंसर करने की पूरी कोशिश की। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।